हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है जिसमें कि हम लोग निट्टो की जितने भी हमने टेक्निक्स सीखी थी, ट्रिक्स सीखी थी, उसको समराइज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है अब 18 से। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 हो सकता है आप 16 को देख रहे हो, 17 को, यानी कि हमारे पास मुश्किल से अब 2 दिन बाकी है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आपको ज्ञान तो नहीं देने वाला हूँ, ये वो नहीं होगा तो वो अलग से ज्ञान दे दूंगा। अभी इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर बस देना चाहता हूँ, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है निट्टो क्या है, क्या ट्रिक्स वगैरह, तो निट्टो स्टैंड्स फॉर निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, जो हम मेंस के लिए सीखते हैं। जो हम टीयर 1 से पहले जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो आपने बैच में पढ़ी हो, फारबी में यानी कि माइंड मैप से पढ़ा हो, या फिर PYQ सीरीज से, वो टीयर 1 और टीयर 2 यानी मेंस के लिए भी, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट रहती है। हम सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा करते हैं वो निट्टो होता है। और इस बार में RRR भी मैंने करवाया था, काइंड ऑफ रैपिड रिवीजन राउंड, रिवीजन के, जिसमें कि हमारा एक लेक्चर बाकी है, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2, और एक छोटा सा एनवायरनमेंट का वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो हमारे क्विक रिवीजन वीडियोज़ भी इस बार रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा ना तो पिछली बार पढ़ाया था और ना इस बार पढ़ाया है। पिछली बार भी निट्टो किया था, इस बार भी निट्टो कर रहे हैं, किया है, और पिछली बार भी निट्टो को समराइज़ किया था एक ही वीडियो में, और वही काइंड ऑफ वीडियोज़ को मान सकते हैं रेप्लिका वीडियो काइंड ऑफ। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ये स्टार्ट करने से पहले कि अगर देखना है तो पूरा वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई, मुझे नॉलेज में मैंने जो पढ़ा है उसी पे है और मुझे ये काइंड ऑफ ट्रिक वगैरह नहीं लगानी है, तो यू कैन स्किप द वीडियो। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपको टेक्निक लगानी है नहीं लगानी। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको या फिर देख के रियलाइज़ होता है कि यार मुझे नहीं लगानी, यू कैन स्किप द वीडियो, लेकिन क्लियर रहिएगा माइंड में कि भाई मुझे लगाना है ये ट्रिक्स को या नहीं लगाना है। अनक्लियर माइंड के साथ पेपर में मत बैठिएगा कि भाई नहीं, यहाँ से तो सोचिएगा हाँ ठीक है सर ने ये बताया था, और वहाँ जाके पेपर में डाउट कर रहे हैं कि लगाए ना लगाए, लगाए ना लगाए। बी क्लियर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि विद नो डाउट नॉलेज से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तो जो भी क्वेश्चंस होंगे, जीके की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे बात है, वैसे तो निट्टो की टेक्निक्स काफ़ी स्टूडेंट बताते हैं सर इंग्लिश और मैथ्स में भी लग जाती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जीके की बात कर रहा हूँ। पहले तो जो हम लोगों ने इतना सारा नॉलेज गेन किया है, चाहे आपने बैच से चीज़ें करी हों या फिर FRB से या PYQ सीरीज से, कहीं से भी, ठीक है, तो वो चीज़ आपको अभी जितना भी टाइम है प्लीज़ उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। आप कुछ भी नया देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कुछ ऐसा नया नहीं है, और ना ही आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सीखना है। आप आराम से बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपका कोई दिमाग लगने वाला नहीं है। तो जितना भी टाइम बाकी है उसमें आप जितना रिविज़न कर सकते हैं प्लीज़ करते रहिएगा। ठीक है, तो नॉलेज का कोई वो नहीं है, नॉलेज आपका प्राइमरी होगा, ये बात की बात है। क्योंकि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपको अब हो क्या गया है कि भाई काफ़ी चीज़ें जनरलाइज हो चुकी हैं। ठीक है, कि काफ़ी सारे लोग अब जीके में भी काफ़ी अच्छे स्कोर ला रहे हैं। तो अब एक नया डिफरेंशिएटर वहाँ पे आएगा कि भाई आप कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन को करते हैं, जो मेरा समझना है। ठीक है, बाकी अब आपकी अपनी समझ है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल 25 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भाई मुझे 20 करने हैं, मुझे तो 15 आ रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 में और वो करूँगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि टॉपर्स को भी आपने सुना होगा, ठीक है, पिछले साल मैंने आपको एक वीडियो भी डाला था जहाँ पे स्टूडेंट ने बताया था, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 6, कि भाई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। और वहाँ पर स्टूडेंट ने, और जो ऑल इंडिया रैंक 6 की मैं बात करूँ, तो निट्टो का जो टेक्निक है उनका यूज़ किया था। अब मैं अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनका यूज़ कर लेंगे और आपके नंबर फॉर श्योर बढ़ ही जाएंगे। मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितने भी निट्टो सीरीज़ की जो भी हमारी टेक्निक्स थी उनको समराइज़ कर दूँ, और कैसे कहाँ पे क्या यूज़ करने में बताता चलूँगा। शुरू में इसलिए बताना पड़ता है इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि फिर कई सारे लोग होते हैं बीच में छोड़ देते हैं वीडियो शुरुआत में, इसलिए शुरुआत में ही बताना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमिलर ऑप्शन टेक्निक देखते हैं, और कुछ यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर भी जो भी हुआ था पीछे, उसको भी यहाँ पर मैंने लिया है, और उसको भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ पर वो अप्लाई हो रही टेक्निक, कहाँ नहीं हो रही है। तो जैसे सिमिलर ऑप्शन टेक्निक ये बोलती है कि जो आंसर होता है यूजुअली सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में होता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है, सिर्फ हम टेक्निक सीखना है। तो पीसिंग क्योंकि पढ़ हम चुके हैं जितना पढ़ना था। टुगेदर द पजल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू क्रिएट एंड एनालाइज द हिस्टोरिकल मैप्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज पीलियो क्लाइमेटोलॉजी, पीलियो जियोमॉर्फोलॉजी, पीलियो लिथोलॉजी, फिर पीलियो ज्योग्राफी। ठीक है, सिमिलर साउंडिंग अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी और ज्योग्राफी लग रहा है। ठीक है,
अगर पहले तो इसको ले लो आप, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। द टर्म वैसे तो समझ में वो भी आ जाएगा, लेकिन वो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कोरिस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो लेवांट जो रीजन जो न्यूज़ में रहता है उसमें किस रीजन की बात हो रही होती है? रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन शोर्स, region along the North African shore stretching from Egypt to Morocco, region along the Persian Gulf and Horn of Africa, the entire coastal areas of Mediterranean Sea। तो आप एक चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो पहला ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है वो सिमिलर है। किस सेंस में? दोनों में मेडिटेरेनियन सी की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी थोड़े से सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न और द एंटायर कोस्टल एरियाज, अब मैं इसमें किस में चुनूँ? तो ट्रिक हमारी ये कहती है, ठीक है, जो कि कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके आप ये समझ लो कि 90% जगहों में काम करें, कुछ 99% और कुछ हो सकता है कि 70-80% जगहों पे काम करें, ठीक है। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इस सिमिलर ऑप्शन टेक्निक का मतलब ये है कि सिमिलर ऑप्शन में ही जनरली आंसर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में आंसर हो सकता है। तो रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट होगा या फिर एंटायर कोस्टल एरिया। तो मैं एंटायर के साथ नहीं जाऊँगा इस वाले के साथ, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सट्रीम कीवर्ड काइंड ऑफ है, तो मैं पहले ऑप्शन के साथ जाऊँगा जो सही है। अब इसी तरह आपका सवाल आया था पिछले वाले मेंस में, और ये क्वेश्चन ये था, बेस्ड ऑन द करंट साइंटिफिक नॉलेज इट इज़ करेंटली पॉस्टुलेटेड दैट द अर्थ हैज़ एन एस्टिमेटेड एज ऑफ। तो अर्थ की एज कितनी है? एक तो ये थी 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, ये एक है। एक ये है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी 45 की रेंज में है, ये भी 45 की रेंज में है। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक को फिट करने के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था 2023 में मेंस से पहले, जो निट्टो में समराइज़ किया था, ये मैं उस आप वही मान लीजिए वही क्वेश्चन सही है, ठीक है। और ये पिछली बार का मेंस का ही सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्निक काम करती है। अगेन रिपीट, आई विल रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स थ्रू दिस लेक्चर कि नॉलेज का कोई यहाँ पर सब्सिट्यूट नहीं है। आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। आप अपनी नॉलेज से पहले तो बनाएंगे, उसके बाद देखिए कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कौन से कितने क्वेश्चन हैं जिसमें कि मैं नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेशन खेल सकता हूँ। ये तो भाई ये जो हम सीख रहे हैं ये नॉलेज के बेसिस पे नहीं है, ये तो भाई मेटेंस दिखने में सेम लग रहा है, तो उस बेसिस पे ही है। अगेन जो दूसरा राउंड होगा उसमें आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेशन करेंगे। तीसरे राउंड में फिर भी एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस तो होंगे जो बच जाएंगे, 4-5 नहीं तो 3-4 तो होंगे जो आपके बच जाएंगे, ठीक है। अब उनमें से अगर आपको पंट लेना है तो आप किन किन टेक्निक्स का यूज़ करके ले सकते हैं वो मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। और ये जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ पर पीलियो क्लाइमेटोलॉजी, पीलियो जियोमॉर्फोलॉजी, पीलियो लिथोलॉजी, पीलियो ज्योग्राफी। तो यहाँ पर पीलियो अगर हम देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी और ज्योग्राफी थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपको हो सकता है भी लगे सब में तो पीलियो 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 है, लेकिन आप देखिए पीसिंग टुगेदर द पजल ऑफ जियोलॉजिक टाइम टू क्रिएट एंड एनालाइज द हिस्टोरिकल मैप। अब मैप की बात हो रही, क्लाइमेट तो नहीं होगा। लिथो का मतलब हम खूब पढ़ चुके हैं कि स्टोन होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पीलियो ज्योग्राफी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज सिमिलर साउंडिंग में ही, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और एक चीज़, एंड दैट इज़ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 क्वेश्चंस में टेक्निक्स को लगाते हैं, ठीक है, अगर एक गलत भी हो जाता है तो उतना लोड लेने वाली बात है नहीं, क्यों नहीं वो भी हम देखेंगे। तो खैर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानवमी डिब्बा। इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल। इट वॉज द नेम ऑफ द मैसिव प्लेटफॉर्म विद द बेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग। अब एक चीज़, आप सिमिलर ऑप्शन टेक्निक बोल लीजिए, फिर कोई एक नई टेक्निक बोल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए महानवमी डिब्बा के बारे में आपसे पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट है। अब दोनों सेम टाइम पे तो यार नहीं सही हो सकते ना, इतने ज़्यादा कंट्रास्टिंग है। पूछ रहा महानवमी डिब्बा है क्या, तो बोल रहा महानवमी के टाइम पे जो मिठाई बांटी जाती है उसी का डिब्बा है ये। और दूसरा है कि ये बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेस में ऐसे रिलीफ की कार्विंग कुछ बना हुआ है। भाई ये दोनों तो बड़े कंट्रास्टिंग हैं, ठीक है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी एनडीए के पेपर का सवाल है ये, ठीक है। तो पहला हो या तो सही होगा या तो दूसरा सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं। और दोनों में से ये भी चांसेस है कि यार एक तो सही होगा ही, अगर 2 डेफिनेशन लिखी तो नीदर वन नॉट टू में भी मैं जाऊँगा नहीं। अब महानवमी डिब्बा, ये कितना ऑब्वियस टाइप लग रहा है कि महानवमी डिब्बा, डिब्बा मतलब मिठाई का डिब्बा, इतना आसान तो नहीं होगा भाई महानवमी का डिब्बा। और पूछ लेगा अच्छा ये महानवमी का डिब्बा, खुद ही सोचा यार, मतलब महानवमी डिब्बा, महानवमी में जो मिलने वाला डिब्बा है वो इतना सिमिलर, जैसे नहीं आपने वो इंग्लिश में भी होता है जो आपके ईडियम फ्रेजेस आते हैं, तो पहला ऑप्शन यूजुअली ऐसा होता है कि एकदम लगता है हाँ ये तो यही होगा,
है ना, जो उसके एकदम ही मीनिंग को रिलेट कराओ, बट ये नहीं होता है। हमने वैसे तो ये पढ़ भी रखा है, दैट इज़ इसको विजयनगर एम्पायर हमने पढ़ा है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये एक आपका बड़ा सा प्लेटफॉर्म था रॉयल सेंटर में। और यहाँ पर क्या होता था कि एनुअली महानवमी के जो फेस्टिवल होता था उसमें परफॉर्मेंस होती थी, जैसे कि गणतंत्र दिवस आने वाला है हमारा, तो उसमें क्या होगी, झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, तो बस सिमिलरली वैसे ही। मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के, लेकिन विजयनगर एम्पायर को कायदे से रिवाइज कर लीजिएगा। विजयनगर हो गया, चोला हो गया, कायदे से मतलब कायदे से। कमेंट में बताएंगे कमेंट कि विजयनगर एम्पायर को किसने हराया था, किस साल और किस बैटल में, ठीक है। तो वो था महानवमी डिब्बा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी से टू ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तिहार्स इशूड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। अब इश्तिहार, यहाँ पर मैं एटिमोलॉजी एक अभी हमारी आगे टेक्निक आएगी उससे इसको मैं रिलेट करूँगा। इश्तिहार के बारे में पूछ रहा है, तो इश्तिहार ने मुस्लिम रूल को ग्लोरीफाई किया, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पहले खुद से पॉज करेंगे, हर जब एक नया क्वेश्चन आएगा खुद से अटैम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई आपने क्यों कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, देन आप जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपको और बेटर लर्निंग लेक्चर से इस पूरे क्लास से आपको मिलेगी, ठीक है। तो इश्तिहार के बारे में पूछ रहा है, तो दे ग्लोरीफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, दे ग्लोरीफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम। सिमिलर ही है, एक हद तक इसको मैं सेम भी बोल सकता हूँ। सिमिलर क्या कि भाई मुस्लिम रूल ग्लोरीफाई कर रहा है, ये बोल रहा है इस्लाम को ग्लोरीफाई कर रहा है, बात तो एक ही है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सरन मैम कि सिमिलर ऑप्शन की भी हमने टेक्निक देखी कि आंसर सिमिलर ऑप्शन में ही होता है, जैसे हमने पीछे देखा। ये सिमिलर नहीं है, सेम है, ये सिमिलर लुकिंग नहीं है, सेम है भाई। और एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते। ये भी बोल रहा है कि मुस्लिम के रूल को ग्लोरीफाई कर रहा है, ये भी बोल रहा है कि इस्लाम को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो ये नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते हैं। दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का क्यों यहाँ पर, ये तो नॉलेज से आप एलिमिनेट कर सकते थे कि 1857 का विद्रोह जो था वो तो था ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स का विद्रोह करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने मुगल बादशाह, जो लास्ट मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय सेकंड, उसको अपना मान लिया था कि ये हमारा राजा है। तो ये तो होने सरा आंसर क्या होगा, दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर, कि भाई हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई टाइप, ठीक। Which of the following statement about the DDU GKY is not correct? It is a skill training program. It is for rural youth from poor families. Its objective is placement in wage employment. It relies entirely on skill training by the government agencies. अब यहाँ पर आप सिमिलर ऑप्शंस को अगर पकड़ पाएँ तो ये स्किल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग सिमिलर टाइप ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पंट लेना है तो भाई मैं इस हिसाब से खेलूंगा कि भाई सिमिलर लुकिंग सिमिलर यहाँ पर कीवर्ड वाले ये ऑप्शंस हैं, आंसर इन्हीं में होना चाहिए, DDU GKY, ठीक है। तो ये किस बारे में है, इट रिलाइज, अब मैं ए में और डी में किसको चुनूँ, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये पूरी तरह से जो स्किल ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट एजेंसीज ही देंगी। थोड़ा खुद सोचिए कि जो स्किल ट्रेनिंग है वो कौन प्रोवाइड करता है यूजुअली, जो जिसको वो स्किल चाहिए, यानी कि प्राइवेट के बिना तो ये काम ही नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनको ना बोलेगी गवर्नमेंट कि आप स्किल ट्रेनिंग दो, और यहाँ पे लिखा हुआ पूरी तरह से गवर्नमेंट ही स्किल देगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असीम क्या है, असीम, तो ये असीम यहाँ पर भी हम सिमिलर ऑप्शन टेक्निक लगा सकते हैं, लगाइए खुद से करिए, उम्मीद है कि आपने लगा लिया होगा। आत्मनिर्भर 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 ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एलिमिनेट करूँगा ऑटोमेटिक का। आप में से काफ़ी लोगों को सब पता है, काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो रहा होगा जिन लोगों ने निट्टो अटेंड किया है पहले से, ठीक है। और कुछ लोग को हो सकता है जो एकदम नए हो वो को अभी कमेंट में जाके लिखे अच्छा ऐसा पेपर होने लगा तो हो गया, तो भाई आपके लिए वीडियो नहीं है, और ना आप ना इस चैनल के बारे में जानते हैं, तो कृपया करके या तो आप पूरा देख लीजिए या तो मत देखिए। फिर आप मतलब अगर पूरा देख भी लेंगे और डाउट रहेगा तो वो आपका ये पूरा जो टाइम है वो वेस्ट चला जाएगा अगर आप उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो, ठीक है। चलो, तो असीम की अगर बात करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पर आत्मनिर्भर 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 ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक वाला एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। स्किल्ड 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 यहाँ पर भी है। अब आगे क्या है, तो पूरा सब सेम है अगर हम देखें तो, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्या, मेजरमेंट, मैपिंग और मीडियम, है ना। और यहाँ भी चेंज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एंटरप्राइज, तो ये दोनों सिमिलर है आपस में, तो इसको मैंने हटा दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और ये एंटरप्राइज है। मेजरमेंट या मैपिंग, अब भाई एम्प्लॉय का मतलब होता है जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर मतलब जिसने काम दिया है, उनको क्या नापेंगे, क्या उनका मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं, उनको मैपिंग यानी कि उनको एक दूसरे से मिलाएंगे, मिलाने का काम किया जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को करिए यहाँ पर, जल्दी से करिए जल्दी से,
ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। 2022 23 24 25, 22 23 26 27, 23 24 21 22। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो सिमिलर ऑप्शंस हैं। ठीक है, आंसर इन दोनों में से हो सकता है। अब 24 25 और 26 27, तो ये ऑप्शन भी बोल रहा है 26 27, यानी काइंड ऑफ यहाँ पर ये डायग्राम आप बोल सकते हैं बन। जो ऑप्शन है बीच वाला, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो वो काइंड ऑफ इस तरह का यहाँ पर डायग्राम बनाता हुआ दिख रहा है कि भाई इसमें ये वाली चीज़ पहले और दूसरे ऑप्शन में कॉमन है, और अगर हम देखें तो दूसरे और तीसरे में ये वाली चीज़ कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है कि भाई मैंने इन दोनों में से इसको दूसरे लोग क्यों चुना, बिकॉज ये तीसरा ऑप्शन भी वही बोल रहा है 2026-27। अब इन तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी आप ये समझ लो इसमें मैंने टोटल 3 2 5 क्वेश्चन आई थिंक सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही आपके पिछले वाले मेंस के ही हैं, सारे पिछले वाले मेंस के 5 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये जिन लोगों ने नेटो अटेंड किया उनको पता है मैचिंग में क्या सिमिलर ऑप्शन वाली टेक्निक काम करती है। तो यहाँ पर हम अगर देखो नॉलेज इससे तो आ रही है, जितना मैंने आपको नॉलेज दिया उस हिसाब से तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको आता ही नहीं है, वैसे तो सबको आता होगा, जिसने भाई मेरे से पढ़ा है सबको आता होगा आराम से, ठीक है, और बेसिक से क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टेक्निक ये कहती है कि भाई सिमिलर ऑप्शन को देखो 4 1 4 4, ठीक, ऑड वन आउट करो, इसको हमने हटा दिया 4 4 4। ठीक है, आगे बढ़ो, अब दूसरे वाले को तो देखना नहीं है, देखना है लेकिन अभी नहीं। 1 2 1 1 2 1, तो 1 1 ठीक है कॉमन है। 3 2, अब किसको चुनूँ मैं, 2 को कि 3 को? तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो इसको हमने हटाया वो बोल रहा है 2। इस पे आइए, इट वॉज अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये हम लोग पढ़ते हैं यूजेनॉल जो होता है वो क्लोव यानी लॉन्ग में पाया जाता है, और इसी वजह से जो ये लॉन्ग होती है क्लोव होती है एक तरह का हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब स्मेल से हमें पता चलता है कि भाई एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमें ये नहीं पता है, और आप में से काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, जब ये मेंस हुआ था, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भाई कार्डमम में ब्लैक पेपर में क्या क्या यहाँ पर केमिकल कंपाउंड होते हैं। 4 3 3 1, और ये मैंने ट्रिक पिछली बार भी आपको बताई थी। ठीक है, तो सिमिलर क्या है 3 3, ठीक है, ऑड वन आउट कर दिया, फिर 1 1 दोनों में कॉमन है, फिर 4 होगा कि 2 होगा, 4 होगा कि 2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक लेवल में तो ये टेक्निक लग रही है, ठीक है, ट्रिक लग रही है, लेकिन दूसरे लेवल पे जाने पे नहीं लग रही। कैसे? जो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई कि भाई 2 को यहाँ पर देख लिया और उस हिसाब से यहाँ पर चौथे में मार दिया 2, ठीक है, उस हिसाब से तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पे है, तो उस हिसाब से तो थर्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यानी कि एक लेयर में तो लग रही है लेकिन दूसरे उसमें नहीं जाने पे लग रही है। अगर ये आपको पता था कि यूजेनॉल इसका C का 4 है तो फिर आपको कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं थी। क्लियर है? अभी इसको मैं समराइज़ करूँगा कि ये वाली टेक्निक लगानी है या नहीं लगानी है और किसको लगानी है। ठीक है, इस पे आते हैं। अगेन अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ठीक है, चाहे बैच में FRB में कहीं पे भी, तो ये आपके लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि पहले 3 में नेहरू थे, अगले 3 में इंदिरा गांधी थी, फिर अगले वाले में राजीव गांधी थे, फिर है ना PV नरसिम्हा राव थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद आपके मनमोहन सिंह आए थे। तो वो सब हमें ऑर्डर पता है, ठीक, लेकिन मान लेते हैं नहीं पता है, तो BCBA सिमिलर क्या है, B है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में का आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यहाँ पर हमारी वो टेक्निक नहीं लग रही है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका पिछली बार का मेंस का है और ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ये तो भाई किसको पता है कि किस किस पर्टिकुलर स्कीम में कितनी लेंथ है, तो ये तो एकदम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था और सभी लोग छोड़ के आए थे। लेकिन अगर यहाँ पर टेक्निक लगाने जाते हम तो क्या लगती 1 4 1 4 सॉरी 1 4 1 1, यानी कि सेकेंड वाला सबसे पहले एलिमिनेट हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 1 1 तीनों में सिमिलर है। देन अगर हम बात करें, ठीक है, अरे एक सेकंड रुको, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, कहाँ पर देखें, तो ये सेकंड वाला तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड वन आउट हमने कर दिया, 1 1 1 इनमें से होगा। देन 3 2 2, तो अगेन ऑड वन आउट बिकॉज 2 2 सिमिलर है इसमें। अब 3 होगा कि 4 होगा, मैं तो प्योर तुक्के में जा रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं भाई किसकी क्या लेंथ है, तो 3 होगा कि 4 होगा, तो ये तो 3 बोल रहा है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर टेक्निक काम
कर रही है पूरी तरीके से। जिन लोगों ने लगाया होगा भाई ये वाले क्वेश्चन तो आराम से बन ही गए होंगे, ठीक है, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, तो आराम से बन गए होंगे। लेकिन ये जो है 99.9% लोग जो है इसको गलत करके आए होंगे। लेकिन यहाँ पर टेक्निक काम कर रही है अगर हम देखें तो। अब ये क्वेश्चन अगेन, ये अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बिकॉज ये हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो है सुपरिटेंडेंस जो कंट्रोल ऑफ इलेक्शन है वहाँ पर आर्टिकल 324, जरा कमेंट बताएंगे आप लोग इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में आता है। क्या यहाँ पे टेक्निक काम कर रही है? द आंसर इज नो। क्यों? ए और ए यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमिलर है, तो उस हिसाब से तो इन दोनों पे आंसर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो सीख यहाँ से हमें ये मिलती है कि पहली बात तो जो आपको आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो उसमें ये सिमिलर विमिलर कुछ मत करने बैठ जाना, नॉलेज का यूज़ करना, नॉलेज के बेसिस से एलिमिनेशन खेलना कि यार ए का तो मुझे पता है एरिया, या फिर चलो मान लेते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी आपको नहीं पता है कि भाई चंबल क्रिएट करती है, लेकिन सबको पता है सौरव बंगाल कोसी है, तो यार डी का तो 3 होगा, डी का 3 होगा, यानी कि ये वाला तो चलो हटा, ठीक है, ये वाला हटा, मुझे पता है सांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा को शायद बोलते हैं, तो ठीक है सी का 2, ये वाला हटा, अब मुझे नहीं पता चल रहा है ये ए का क्या होगा, तो वहाँ पर आप खेलिए कि भाई ये होगा, इसको आप पूरा दिमाग लगाइए, लड़ाइए और उस तब जाइए। आपको अगर इस तरह का सवाल मिल जाए कि भैया कोनो हवाई नहीं लग रही उसमें तो, और आपको अटेम्प्ट भी लेना है, तब के लिए है ये ट्रिक, ठीक। अब आ जाते हैं ऑड वन आउट टेक्निक, ठीक है, लिमिने वो जो एक्सट्रीम कीवर्ड वाली उसमें भी आएंगे ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नॉट प्रिडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड? कहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होते गहन निर्वाह जो खेती। अब सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इंटेंसिव का मतलब होता है एकदम गहन, कि भाई छोटा पार्ट ऑफ लैंड लिया उसमें बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। ये खैर आपको समझने वाली बात होगी, लेकिन हमें समझना नहीं है, हमें पूरे और तुक्के में खेलना है आज। तो ऑड वन आउट क्या है? इंडिया, जापान, कनाडा और इंडोनेशिया में। तो आई वुड गो विथ कनाडा। क्यों? क्योंकि कनाडा की अगर हम देखें, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जापान में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो इसका एरिया बहुत कम है, इंडोनेशिया की अगर बात करें एरिया भी कम है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो कनाडा इसका सही आंसर होगा। अगर ऑड वन आउट के हिसाब से हम जाएँ तो कनाडा यहाँ पर ऑड वन आउट लग रहा है हमें, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है हाईवेज की? ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए बने। और ज़रा कमेंट बताइए कि आप बताइए जल्दी से कि जो आपका जीटी रोड है वो कौन सा, उसमें कौन सा नेशनल हाईवे है? जैसे हमारा सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? 44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। तो खैर इट इज़ मेंट फॉर द इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, मान लेते नहीं पता है। मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर रोड्स एट इन हाई ऑल्टीट्यूड, कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़। तो आपको इसमें कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टाइप लग रहा है, डाउट लग रहा है कि भाई ये हो सकता है? अब ये तो होता ही, हाईवे बनाई इसीलिए जाते हैं कि भाई इंटर स्टेट यानी दो राज्यों में फिर मल्टीपल राज्यों के बीच का जो काइंड ऑफ कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो सके, ठीक है। कनेक्ट्स दी स्टेट कैपिटल और मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर रोड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड। अब मैं अगर डाउट करूँगा तो इन दो ऑप्शंस में डाउट करूँगा। क्यों? हो सकता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ रोल हो, और इसमें इसलिए डाउट करूँगा बिकॉज मुझे पता है कि भाई जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बीआरओ को ये ओके ठीक है, वहाँ पर आपके बीआरओ जो है रोड्स कंस्ट्रक्ट करता है, और वहाँ पर पूछा है नॉट करेक्टरिस्टिक नेशनल हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर रोड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड। नेशनल हाईवेज का ये थोड़ी ना टारगेट है कि भाई पहाड़ों में जाके हाईवे बनाना, वहाँ पे हाईवे थोड़ी ना बनाएंगे, वहाँ पे तो जैसे तैसे बस रोड बना दो वही काफ़ी है, हाईवे थोड़ी ना वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड बनेंगे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, नॉट। एक और सीख मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, लेनी है तो ले लो, नहीं हो सकता है कि आप दिक्कत में वहाँ पड़ जाओ, और वो ये है, बड़ी ऑब्वियस है, एंड दैट इज़ नॉट। या इनकरेक्ट को देख लेना, ठीक है, और एकदम आंखें चौकन्ना रखना अपनी। पिछले बार का भी पेपर उठा के देखोगे मेंस का, तो नॉट और इनकरेक्ट वाले कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन में भी अगर आप चूक खा गए तो आप ये समझ लो कि आपको फिर नींद नहीं आने वाली अगले 2-3 दिन तक। 2-3 क्या हो सकता है, 2-3 हफ्ते तक नींद ना है, ठीक है, जैसे अभी नहीं आ रही है। सबके साथ यही, सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो रही है, सबके साथ इशू है। रिलैक्स करो, अगर ज़्यादा खुद को ओवरबर्डन कर दिया, लोड डाल दिया, आराम से जितना हो रहा है पढ़ाई उतना करो, ठीक है, कोई बहुत इतना भी लोड मत डालो खुद पे। तो यहाँ पर नॉट और इनकरेक्ट अच्छे से देख के आना वहाँ पर, कि किसी क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा है नॉट इनकरेक्ट, ये खासकर जी के वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड सब मिशन ऑफ द नेशनल। और इस वीडियो को भी हो सके तो थोड़ा स्पीड अप करके देखिए, है ना। स्पेसिफाइड सब मिशन ऑफ द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट,
पिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, फॉर्डर एंड फीड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन। तो इसमें से क्या ऑड वन आउट मैं लूँ? सब मिशन ऑफ नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। नेशनल जो लाइफ स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया, इसका एक सब मिशन क्या है, यानी इसके अंडर में कौन सा मिशन आता है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पिग डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है कि भाई पिग डेवलपमेंट, सुअरों का डेवलपमेंट करना है, और वो भी कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ऑड टाइप का ये हमें की स्टेटमेंट लग रहा है। बाकी अगर हम देखें तो बड़े एफर्मेटिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप के स्टेटमेंट है। और एफर्मेटिव जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो स्टेटमेंट होते हैं, यूजुअली जहाँ पर किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है, वो जनरली सही होते हैं। आई वुड ऑलवेज यूज़ द वर्ड जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज हर ट्रिक की कोई ना कोई लिमिटेशन है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कि पूछ रहा है कि जो ILO जो एम्फेसाइज करता है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग में, तो ये कौन सा अप्रोच होता है ILO का? ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, ज़रा कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और लेबर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सभी को पता होगा, है ना, 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं लेबर डे। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि जो फूड, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये क्या है? बेसिक नीड होती हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में पॉजिटिव फोर्स को कौन एक्सप्लेन करता है? और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पॉजिटिव फोर्स किन केसेस में एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज्ड हो। अब मुझे खुद बताओ मुझे, ये दोनों केस में सेम तरह का बिहेवियर शो होगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम बचपन से पढ़ते हैं। अब क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं तो मतलब ये है कि ये दोनों सेम तरह का बिहेवियर शो करेंगे, ये अलग तरह का अपना बिहेवियर शो करेगा। यानी कि पहला और जो दूसरा है वो हमेशा साथ में रहेंगे, और तीसरा उनके साथ हो नहीं सकता है। या तो तीसरा अकेला होगा, या एक दो के साथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये दोनों दिखाएंगे वो ये नहीं दिखाएगा, जो ये दिखाएगा वो ये नहीं दिखाएंगे। आता नहीं था बट फिर भी हो गया, है ना। अब क्या पॉजिटिव फोर्स किसकी बात हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जो बेसिक जो पता है उस हिसाब से अगर मुझे भाई क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना है तो मैं इस हिसाब से ले सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता में एक जो घटती जैव विविधता, उसका इसमें से एक कारण क्या नहीं है? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रूव्स एंड एनक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट एरियाज। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है। बायोडाइवर्सिटी कैसा है? बायोडाइवर्सिटी है एक पॉजिटिव चीज़, जैव विविधता एक अच्छी चीज़ होती है। अब वो घट रहा है, यानी कि कोई नेगेटिव चीज़ हो रही होगी। नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से नेगेटिव हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो लार्ज स्केल है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा होगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा, ठीक है, एनक्रोचमेंट हो रहा होगा। भाई अगर आप पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि आप पवित्र उपवनों का रख रखाव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ से नेगेटिव चीज़ कैसे हो सकती है? गलत है, ठीक। ऐसा नहीं कि हमने तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा ही नहीं, हमने तो बस बचपन से इतना पढ़ते आ रहे हैं कि 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, बाकी तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। पता नहीं है, ठीक है, पहले उसमें मत अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट एक बार देखो तो हो सकता है हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्लीशन इन ग्राउंड वाटर? मतलब इसका क्या होता है? ग्राउंड वाटर अगर अच्छा है, मतलब उसका लेवल कायदे का है, तो उसका मतलब ये है कि भाई वो एक अच्छी चीज़ है। अगर हम ग्राउंड वाटर की लेवल की अगर बात करें तो यानी कि नॉट अ कॉज ऑफ डेप्लीशन, इनमें से क्या कारण नहीं है? एफॉरेस्टेशन अगर हम 1 लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चीज़ करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। फॉरेस्ट का लॉस होगा, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन से ग्राउंड वाटर डेप्लीट थोड़ी ना होगा, कोई नेगेटिव चीज़ थोड़ी ना होगी पॉजिटिव करने की वजह से। तो ये भी आपका ये नॉट करेक्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स और देयर पार्ट्स विच द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू द, इसको आप छोड़ दीजिए। वैसे तो मतलब यहाँ पे ये कैच है कि ई वेस्ट का पार्ट कौन नहीं है, ठीक है। तो ई वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ई वेस्ट का यहाँ पर पार्ट नहीं है जो प्लूटोनियम, क्योंकि ई वेस्ट का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, ये सब गैजेट यूज़ करते हैं तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपके आते हैं इन सब में, ठीक, मतलब वो सब आते हैं ई वेस्ट में। तो प्लूटोनियम का यूज़ थोड़ी ना किया जाता है, रेडियो एक्टिव है। तो 7 को एलिमिनेट करना था, ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसा कुछ 7 ही होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ एलिमिनेट करने से आपका पूरा आंसर, मतलब पूरा क्वेश्चन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का इसमें से क्या उद्देश्य नहीं है?
It provides a critical direction and strategic input for the development process. It functions as a think tank in providing key elements on policy. It monitors and evaluates the implementation of program. और ये जो चौथा ऑप्शन है, अगेन नॉट एन ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल डायरेक्शन देता है, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और पॉजिटिव अफॉर्मेटिव टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है। थिंक टैंक तो होता है, सबको पता होता है। इट मॉनिटर्स एंड इवेलुएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। आराम से आप कर सकते हैं वैसे तो नॉलेज के बेसिस पे ही कि भाई इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हमें पता है कि ये कौन देखता है, ये देखता है आर्टिकल नंबर 131 में जो हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है वो, ठीक है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है, जो मूल क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट, वो डील करता है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। ये तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी तक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो छोड़ ही दो, तो फिर कहाँ से प्लेटफॉर्म मतलब एक तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा। ये तो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करता है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उसको इवेलुएट करने का काम करता है कि कितना अच्छा कितना बेकार हुआ, है ना। नीति आयोग की एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सॉरी नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आती है जिसका नाम है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके तहत क्वेश्चन भी आते हैं जैसे कि सबसे रिच स्टेट कौन सा है, केरला है, सबसे पुअर कौन सा है, बिहार है ना। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो AIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स नेशंस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो ये आपकी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम कीवर्ड की टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक्सट्रीम कीवर्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर, एनी, नन, नेवर। अभी चलो आई थिंक आगे है ये, ठीक है, तो मैं समराइज़ करूँगा आपको, वहाँ पे अलग से सेक्शन बना रखा है मैंने बाद में। तो एनी जो होता है वो एक्सट्रीम कीवर्ड होता है कि भाई AIB में कोई एक मेंबर है ही नहीं जो एशिया के बाहर का हो। अगर एक भी होगा, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि अगर एक भी होगा तो अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट गलत तो ये पहला अपने आप सही, यानी कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अगेन ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड ही है अगर हम देखें तो। ये डेटा भी है, मैं मानता हूँ जनरली हमारे डेटा जो फैक्ट होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना आसान होता है एग्जामिनर के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिक डेटा नहीं है। अगर हम देखें तो जनरलाइज डेटा है। कैसे? अगर वो लिखता है AIB में 80 मेंबर है, वो ये नहीं लिख रहा है, वो लिख रहा है AIB में 80 से ज़्यादा मेंबर हैं, 81 भी हो सकते हैं, 82, 83, 84, नहीं, वो सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। अगर 80 लिख देता तो दिक्कत है, 79 भी है, 81 भी है, तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाता। मोर देन वो 80 का मतलब 81, 82, 83 कितने भी है ना, ये स्टेटमेंट अपने आप सही होगा, ठीक है। आपको सबसे लूज स्टेटमेंट को पकड़ना है कि सबसे लूज कौन सा है, या फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होगा ही होगा, उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, आपने कर लिया इसको, वीडियो को पॉज करके। इन दी लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुझे पता है 10% होता है। अब यहाँ पे डेटा है तो डेटा फैक्ट है, तो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा शक जाएगा कि भाई डेटा को थोड़ा सा चेंज करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना आसान होता है। तो 550 हमारे मैक्सिमम मेंबर होते हैं लोकसभा में, तो मैक्स उसका 10% के लिए लीडर ऑफ पोजीशन होता है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं 55 मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट लोकसभा लीडर ऑफ पोजीशन के लिए। तो 75 वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर अगेन थर्ड को लिमिट करना था 2 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एटिमोलॉजी बेस्ड यहाँ पर टेक्निक है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि भाई वर्ड्स से हम पकड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिशन इंद्रधनुष किस चीज़ पे एम कर रहा है, तो इंद्रधनुष क्या होता है? गवर्नमेंट अगर किसी स्कीम का नाम रखती है तो कुछ सोच समझ के रखती है। इंद्रधनुष होता है जिसमें कि 7 कलर होते हैं विबग्योर वाले, है ना। हम पढ़ते हैं ना कि भाई न्यूटन जी ने क्या किया था, वो प्रिज्म से वाइट लाइट पास करवाई थी, तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये निकली थी, जो डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है, या फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है, या फिर इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में है। यानी कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगी। तो यानी कि उसमें सारे कलर्स होते हैं। तो रिड्यूसिंग चाइल्ड डेथ ड्यू टू निमोनिया, रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ रोटा वायरस, एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल टेटनस, फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब किस में आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें हो रही हैं? नाम में कुछ तो है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तत्वबोधनी पत्रिका इज करेक्ट। अब हमें सबको पता है कि भाई ये हम लोग पढ़ते भी, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1839 1839 में, और उसके बाद उन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका चलाई थी बंगाली लैंग्वेज में। लेकिन हमें नहीं पता है तो भी यार इससे क्या हम गेस नहीं कर सकते तत्वबोधनी
ये एक अंग्रेजी नाम तो नहीं लग रहा है, मुस्लिम यानी उर्दू वर्ड भी नहीं लग रहा, पर्शियन नेम भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप बंगाली संस्कृत में जा सकते थे, अगर आप थोड़ा और वो करते तो भाई बंगाली नेम है तत्वबोधिनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है CGL 2022 का मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड इन 2021 फॉर स्टूडेंट्स टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अप टू क्लास 3rd। तो लिटरेसी और न्यूमरेसी, तो न्यूमरेसी में मतलब आप जो गवर्नमेंट स्कीम रखती है नाम, तो कुछ ऐसा रखता है कि ये खुल जाए, मतलब इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा और उसका भी कुछ मतलब हो जाए, यानी कि जो कंडेंस्ड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी कुछ मतलब है, निपुण, निष्ठा, सुगम, सफल, कुछ मतलब है। और इसमें से हर एक लेटर का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा। जैसे यहाँ पर N का मतलब न्यूमरेसी ही है, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पा रहे थे ना कि यार लिटरेसी न्यूमरेसी यानी L या फिर N होना चाहिए। जो देख, अगर हम यहाँ पे देखें तो N किसी में नहीं है इनमें दोनों में, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे इस बेसिस पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका इस बार के CGL टायर 1 में पूछा गया, 2022 का मेंस का सवाल है, और इस बार 2024 के टायर 1 में पूछा गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 सितंबर को ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड शिफ्ट आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कीम लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ वेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, ध्रुव, डिवाइन, FME और NERLP। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है और वो है नॉर्थ ईस्ट। इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है, टू जस्ट ऑब्जर्व दीज थिंग्स सो ईजिली इन द एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर ले जाएँ और अगर आपका मार्क्स पड़ जाए तो वही मेरी सफलता है, ठीक है। और उसी में मेरी खुशी है कि आप उस चीज़ को वहाँ पर कैच कर पाए। और अगर आप 5 क्वेश्चन भी आपने लगाए और 2 गलत भी हो गए और 3 सही भी हो गए तो भी, ठीक है, आप नेट पॉजिटिव में ही रहेंगे। बस होता ये है कि जिसमें हम तुक्का लगाते हैं और वो अगर गलत हो जाता है तो हमें लगता है यार ये हम जिसमें तुक्का लगाते हैं वो गलत ही हो जाता है, और जो तुक्का लगाते हैं वो सही हो जाता है तो हमें लगता है कि यार ये तो हमें आता था तुक्का थोड़ी नहीं लगाए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक एंटरप्राइज की बात हो रही है, तो मतलब कुछ उसी से ही एसोसिएटेड आपकी इंडस्ट्री होगी, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। हैवी इंडस्ट्री, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी अगर हम एटिमोलॉजी देखें, ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तो हैवी इंडस्ट्री तो है लेकिन यहाँ पे DPIIT है, ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेस है बट हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर D में देखिए तो हैवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एटिमोलॉजी से थोड़ा बहुत एलिमिनेशन हो सकता था, ठीक है। अब आते हैं जो, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आर करेक्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। और एक बार जो गवर्नमेंट स्कीम्स का मैंने वीडियो लिया था टियर 1 से पहले यानी प्रीलिम्स से पहले, तो उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट आपकी जो बिल्स हैं उसका PDF ये उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं, और वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो अभी रिसेंट में जो बिल्स पास हुए हैं उसको समराइज में कर दूंगा वहाँ पे, तो वो भी PDF एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ दूसरे स्टेटमेंट को, तो पहले और इसमें ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है कि भाई इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो सकता है? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है तो उसी के पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा। सड़क बना रहे हैं तो सड़क से सर पॉवर्टी कैसे कम हो जाएगी? भाई हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो ट्रेड फ्लरिश होगा, ट्रेड फ्लरिश होगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, सड़क है तो कनेक्टिविटी तो देगी देगी, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन जिस हिसाब से देखें सेट हैं, तो मतलब ऐसे सेट हैं वो कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट गलत हों, या तो एक गलत है तीनों सही है, और आंसर ये है कि तीनों सही हैं, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। यहाँ पे है विथ ऑफ न्यूयॉर्क, ये तो उसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, इस क्वेश्चन को करिए, एंड दैट इज़, एक सेकेंड, एक हमारा ये वाला क्वेश्चन बाकी है ना। चलो पहले इसको करो, देन मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ये तो हो चुका है, ये वाला आपका। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड
रूमी दरवाज़ा एट लखनऊ। अब यहाँ पर ये ट्रिक थोड़ा सा ये है कि कई बार क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो चीज़ों को रिवर्स कर देता है। जैसे यहाँ पर वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनाने के लिए, वहीं रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया बुलंद दरवाज़ा खानका बनाने के लिए। वैसे अगर आपने बुलंद दरवाज़ा की जब हम लोग पढ़ते हैं तो फोटो भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं उसकी, कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था जब 1575 में, जब उसको गुजरात में विक्ट्री मिल गई थी इसलिए, फतेहपुर सीकरी में। तो इसने क्या किया है, उल्टा कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, खासकर मैचिंग में ये भी करता है, मैचिंग में और इस तरह के स्टेटमेंट में, कि वो दोनों को ऐसे रिवर्स कर देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम नई टेक्निक देखते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीम कीवर्ड टेक्निक। एक्सट्रीम कीवर्ड टेक्निक ये बोलती है कि जो एक्सट्रीम हमारे कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि एनी, नन, नेवर, ऑलवेज, ऑल, ठीक है, ऑल, ये जो कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट होते हैं जनरली गलत होते हैं। जनरली क्या क्या होते हैं, गलत होते हैं ये। लेकिन वहीं जो हमारे काइंड ऑफ इस तरह के कीवर्ड होते हैं, मे बी, माइट, सम, फ्यू, ये क्या होते हैं, ये कीवर्ड जो कंटेनिंग स्टेटमेंट होते हैं जनरली सही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर दैन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नैनो पार्टिकल यानी कि नेचुरल तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, यानी कि काइंड ऑफ ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, सम, ठीक है। ये काइंड ऑफ होते हैं जो सही होते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, ठीक। यानी कि ये बोल रहा था डू नॉट, ये भी एक एक्सट्रीम कीवर्ड ही है अगर हम देखें तो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नहीं, कि नैनो पार्टिकल नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। PNGRB is the first regulatory body set up by the government of India. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. अब ये इस तरह के स्टेटमेंट में अगर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, ठीक है, तुम शादी मत करना, ये तुम्हारा जीवन जो है डाउट में चला जाएगा, तुम्हारा चलेगा नहीं ढंग से। इसमें क्या डेटा है, क्या फैक्ट है, क्या एक्सट्रीम कीवर्ड है, क्यों गलत होगा ये। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB गो बिफोर द अपील ट्रिब्यूनल। ये फिर भी कोई एक बार को मैं गलत मान सकता हूँ कि यार ठीक है, अपील जो है इसके पास नहीं किसी और के पास जाती है, बट इसमें भी ऐसा हम देखें तो बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस नहीं है। पहले वाले को देखिए, इट इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, पहली रेगुलेटरी बॉडी है PNGRB। इसके पहले भी अगर कोई बनी होगी, जिसके बहुत चांसेस हैं कि कोई ना कोई तो बनी होगी, तो अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। स्टोन एज के बारे में यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पॉज करिए, पढ़ लीजिए। कर लिया आपने इसको, आई होप कर लिया होगा। क्या बोल रहा है ये, स्टोन एज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। पीलियो, मीज़ो, नियो है ना। पीलियो ओल्ड स्टेन होता है, ओल्ड स्टोन एज होता है। मीज़ो आपका मिडिल स्टोन एज होता है, और नियो आपका न्यू होता है। इन तीनों में माइक्रोलिथ किस में देखने को मिला है, पीलियो, मीज़ो या नियो में, किस में। और इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट कौन सी है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कब की डेट करती है, 6000 BC रफली, यानी आज से लगभग 8000 साल पहले की बात हो रही है जब मेहरगढ़ की बात करते हैं, जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में। खैर, तो इसमें बोल रहा है कि स्टोन एज में कोई रीजनल वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलते हैं, डिफरेंट इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड। भाई अगर मैं पीलियो से मीज़ो में जा रहा हूँ, मीज़ो से नियो में जा रहा हूँ, तो क्या है डिफ्रेंसिएशन, बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यही तो है। पीलियो में बड़े रॉ फॉर्मेट में स्टोन यूज होते थे, छोटे छोटे जो स्टोन हैं जिनको माइक्रोलिथ बोलते हैं, वो मीज़ो में स्टार्ट हो गए, और नियो में नए स्टोन का मतलब है पॉलिश, यहाँ पे स्टोन टूल्स स्टार्ट हो गए। तो भाई बहुत रीजनल वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन क्यों नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम एक प्लेस से, अब हम इंडिया में देख लें, गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, पूरा वेरिएशन देखने को मिल जाता है लैंग्वेज तक में। तो भाई ओल्ड स्टोन एज मतलब हज़ार साल की बात कर रहे हैं, 1000, 5000, 6000 साल की बात कर रहे हैं, कि भाई 2000 साल आगे जा रहे हैं तो कोई पत्थर में चेंजा नहीं मिल रहा है, गजब बात है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 या 3 में कोई होगा, अब किसको लगाएं। तो स्टोन एज कल्चर ऑफ डिफरेंट पीरियड या इन इवॉल्व यूनिफॉर्मली इन नीट यूनियन एंड ऑल ओवर दी सब कॉन्टेंट। देख रहा हूँ, एक्सट्रीम कीवर्ड हर जगह सेम तरीके से इवॉल्व हुए ये, ठीक।
विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। डेजर्ट नेशनल पार्क पहली बात तो कमेंट करके जल्दी से लिखो कहाँ पर है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं पता मान लेते। देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन साइड द पार्क, कोई है ही नहीं ह्यूमन हैबिटेशन। एक्सट्रीम कीवर्ड, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर पूरे पार्क में कहीं एक भी इंसान रहता होगा झोपड़ी बना के, अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गया सर। ये दूसरे कमेंट करना तो तीसरा 1 2 3 होता है यूजुअली, तो ये भी गलत होगा। आंसर 1 और 3 है कि नहीं। और कहाँ है डेजर्ट नेशनल पार्क? जहाँ पर आपका रणथंबोर है, जहाँ पर आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर? राजस्थान में। थ्रू दो कॉफी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स, देर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर कल्टिवेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करिए जरा स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन को। तो कॉफ़ी प्लांट्स, ठीक है, कॉफ़ी प्लांट्स रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, टी कैन कल्टिवेट इन बोथ ट्रॉपिकल। बड़ा जर्नलिस्टिक टाइप का लग रहा है, एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अफर्मेटिव टाइप का, गलत नहीं होता जनरली। कॉफ़ी इज प्रोपोगेटेड बाई सीड्स बट टी इज प्रोपोगेटेड बाई स्टेम कटिंग्स ओनली। कॉफ़ी जो है सीड से प्रोपोगेट होती है, लेकिन जो टी होती है वो सिर्फ स्टेम कटिंग से ओनली। ठीक है, एक्सट्रीम कीवर्ड अगेन, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, पहला वाला आपका जर्नलिस्टिक टाइप है, फर्स्ट ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए इसको। क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द इकोनॉमिक प्लानर। सारे डिसीजन जो इकोनॉमिक प्लानर लेते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है। द फैक्टर रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक डिसीजंस आर रेगुलेटेड बाय द मार्केट। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कितने जर्नलिस्टिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप स्टेटमेंट अफर्मेटिव है। ऑल इज एन एक्सट्रीम कीवर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अंधा धुंध मार दो, ऑल ओनली नैन बस देखा मार दिया, गलत। पहले तो तुम्हें अपना नॉलेज यूज़ करना है, देन उसके बाद की बात आती है ये। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कब यूज़ करना है, कि भाई नॉलेज के बेसिस पे सब कुछ खेल खेल चुके हैं, अब ना हो रहा है तब जाना है। ठीक है, या फिर कि भाई मैंने ये हटा दिया तो चलो 2 ऑप्शन तो हट गए, अब इन दोनों में कौन होगा कौन होगा यार, अब बिल्कुल अब नॉलेज तो काम कर नहीं रहा है, तो भाई इसमें एक्सट्रीम कीवर्ड है, ये मैं पंट ले सकता हूँ। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज फॉल इन दी, तो आप 1-2 खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और इनका आंसर लिखेंगे कॉमेंट में। जैसे ये मैं आपको ले देता हूँ 32 और 33, आप कॉमेंट में लिखेंगे। ठीक, एक और करवा देता हूँ, देन अगली ट्रिक में बढ़ते हैं। व्हाट आर दी सिग्निफिकेंसेज ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेन शुगर केन इनिशिएटिव। Seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation. इसको यार ये कर लेना, आई थिंक दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल, नो एप्लीकेशन एट ऑल, कुछ है ही नहीं इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन। ठीक है, द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस। अब तीनों को जरा ध्यान से फिर से पढ़िए, 1, 2 और 4 को। कहीं लग रहा है आपको कोई फैक्ट, कोई डेटा, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड इस तरह का कोई कीवर्ड है जिसकी वजह से गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज और आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। अगर हम बायोफ्यूल को प्रमोट करते हैं, बायोफ्यूल का मतलब आप जानते हैं जो हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो फ्यूल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल से जो हम प्रोडक्शन करते हैं। एथेनॉल्स आपको पता है ना कि हम एथेनॉल का प्रोडक्शन किससे करते हैं? शुगर केन से। ठीक है, तो वो एथेनॉल को हम आजकल फ्यूल में भी यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट, यानी कि ये समुद्र में ही पॉसिबल है एल्गे से बेस्ड बायोफ्यूल बनाना कॉन्टिनेंट में। ऐसा क्यों? शैवाल को तो ऐसे थोड़ी ना कि समुद्र में ही होते हैं भाई, वाटर बॉडी अगर लेक वगैरह कॉन्टिनेंट में तो वहाँ पर भी होगा वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। यस, अब पहले को आपने अगर मान लिया कि गलत है तो ये ऑप्शन लिमिट करेंगे। 3 अपने आप से हो गया, 2 भी हमें सही लग ही रहा है क्योंकि कोई कीवर्ड और इस तरह का एक्सट्रीम कीवर्ड डेटा फैक्ट कुछ नहीं है, तो सही हो गई है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? चलो एक ये कितने क्वेश्चन है आपका? एक तो ये 36 है, 37, 38, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देन आपके लिए होमवर्क है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। इट वॉज अ रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड बाई द राजाज, नॉब्स एंड तालुकदार्स। ठीक है, र्यूमर्स प्रोफेसीज डिड नॉट प्ले एनी रोल, यानी र्यूमर्स का कोई रोल ही नहीं था। अब एग्जाम में थोड़े में बैठ के देख रहा था कि र्यूमर का रोल था नहीं था, कोई तो 1-2 रूमर फैल गए होंगे तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। कोई रोल था ही नहीं, एनी रोल, एक्सट्रीम कीवर्ड। द रिबल प्रोक्लेमेशन, और मैं आपको उसका मतलब भी समझा रहा हूँ कि क्यों गलत है वो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रोल होगा, ऐसा तो नहीं है अंधाधुंध में आपको लो एनी है तो गलत मार दो। द रिबल प्रोक्लेमेशंस इन 1857 repeatedly appeal to all sections of the population irrespective of their caste and creed. Okay,
अब ऐसा नहीं कि ऑल एक्सट्रीम की वर्ड अंधाधुंध मार दिया, अंधाधुंध है, ऑल देखा गलत मार दिया। अब मुझे लग रहा था रिबेल प्रोक्लेमेशन 1857 रिपीटेडली अपील्ड टू ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि हिंदू मुस्लिम सभी से अपील किया होगा। मान लो किसी एक भी मुस्लिम को बताया होगा तो मुस्लिम से भी अपील किया उन्होंने, एक भी वेमेन होगी तो वेमेन से भी अपील किया है। एक्सट्रीम तब होता है जब मैं यहाँ पे होता है कि नहीं टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, सिर्फ इसी सेक्शन को हिंदू उसको इस सिर्फ बताया था कि भाई अगर एक मुस्लिम और कोई और भी होगा कमिटी का तो गलत हो जाए। द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड ईजिली कंट्रोलिंग द रिबल्स, इट वॉज अ रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड। ये गलत होगा आपका, ठीक है, क्योंकि केयरफुली प्लान्ड वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। कोई लीडरलेस ये था, ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, इस वजह से फेल हो गया था। हमें पता है कहाँ से किसने लीड किया था। 10th में कोई ये शुरू हुआ था, 8 अप्रैल को फांसी हुई थी मंगल पांडे जी को, जो 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और किसने सप्रेस किया था, जैसे हीरोज़ ने झांसी से, कॉलिन कैम्बेल ने लखनऊ, और आपका ये जो कानपुर है वहाँ से, ठीक है, निकोलसन ने दिल्ली से। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी क्विकली तो नहीं सप्रेस कर दिया था, टाइम लगा था। आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन और कर लें। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। फैक्ट है, हो सकता है कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं पता है मुझे। नाउ कोल ब्लॉक्स एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस पे भी होता है, पता नहीं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट दी शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया हैज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। अभी ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान में जैसे क्या सोना मिल गया क्या, वैसे क्या हमें कोयला वला कुछ मिल गया क्या, कि भाई भंडार मिल गया कोयला की? क्या अभी तक तो इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम जो है सेल्फ सफिशिएंट अब नहीं करते हैं। क्यों? टिल रिसेंटली का मतलब है बस अभी कुछ ही साल पहले तक की बात है कि इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है। 3 वाला आपका गलत होगा, आंसर 1 ओनली हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आखिरी पे आते हैं, दैट इज़ एलिमिनेट द वियर्ड। जैसे भारतमाला परियोजना के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शंस को जरा पढ़ेंगे तो पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला वाला ऑप्शन आपका बोल रहा है कि इंटरलिंकिंग ऑफ नदर्न एंड सदर्न इंडियन रिवर्स इन अ गार्लैंड शेप। भाई जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं और जो साउथ इंडिया की रिवर हैं, उन सब को मिला के एक माला बनाना है। भैया कितना, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ स्टेटअप में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए कि भाई हम सारी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स साउथ इंडिया से मिला के उनको माला की शेप में बना रहे हैं। इससे घटिया स्टेटमेंट और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इससे मुझे बताने की ज़रूरत होनी ना चाहिए कि ये गलत क्यों है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज है, इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ इंडिया थ्रू रेलवेज। एक भी सिटी को अगर लिंक नहीं किया अपने आप गलत हो गया ये। इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रीजन, एक इंडस्ट्रियल रीजन को लिंक नहीं किया अपने आप गलत हो गया। नेटवर्क है ये नेशनल हाईवेज का, ठीक है। कमेंट बताओगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, जो हमारी 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जिसमें कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली आता है, इसकी लेंथ कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना गया तेल लेने, यूएसए गया तेल लेने, रशिया गया तेल लेने, ठीक है। नेपाल आ गया सबसे टॉप पे। ऐसा क्या भाई, या तो देखो चाइना से हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, या तो हम किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो एकदम गलत होगा, ठीक है। तो हम चाइना या यूएसए इन कंट्रीज़ का नाम सुनते हैं, तो भाई 3 वाला तो नहीं होने वाला। 2 वाला अपने आप से हो गया। पहला वाला इंडो श्रीलंका यानी इंडिया श्रीलंका का जो ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है लास्ट डेकेड में, यानी पिछले 10 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं है कि भाई घटा हो इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड। अब मुझे ए और इसमें चुनना है, ए और बी में, कि भाई पहला वाला सही होगा या गलत होगा। तो मैं गलत मानूंगा इस बेसिस पे कि भाई किसी 10 साल में एक साल भी अगर घट गया होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज कंसिस्टेंटली वर्ड लिखा हुआ है कि बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, घट ही नहीं रहा वो, ठीक है। अपनी आखिरी ट्रिक में आने से पहले एक ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस ट्रिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी इस पर्टिकुलर स्कीम का, इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं? टू इंटीग्रेट रिहैबिलिटेशन कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंट प्लानिंग एंड implementation process. So to maximize the focus on rehabilitation without really caring for the resettlement, यानी कि हमें फोकस करना rehabilitation में, बट इसी कोई परवाह ही नहीं करनी कि रीसेटलमेंट करना है लोगों का नहीं। तो ये मतलब काइंड ऑफ वियर्ड टाइप है, ठीक है। एलिमिनेट द वियर्ड, तो नॉट ही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं अपनी फाइनल टेक्निक पे, एंड दैट इज़ कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाए ना, पहले ही बताया था, जहाँ पे इस तरह का हो कि भाई ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, मैंशनड है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, it is mentioned in the constitution, it is true, it is defined in the constitution, it is wrong,
ठीक है। माइनॉरिटी वर्ड इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन बट इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मेंशन नहीं तो डिफाइन क्या होगा। लेकिन अगर अभी इस तरह से सवाल आ जाए कि ये चीज़ डिफाइंड है, मेंशन है, तो आप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ये मानिए कि वो मैं तो मेंशन नहीं होगी तो डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि तभी वो पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर consider the following statement: the Parliament Act of this exempts several posts from disqualification on the office of ground of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. The term office of profit is well defined in the constitution. अब well defined तो नहीं है, बिल्कुल defined नहीं है, तो 3 गया, 1 2 ओनली, ठीक है। अब पता नहीं अगर आ जाए इस तरह क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये लेक्चर पूरा। समराइज़ करने के लिए अब कुछ समराइज़ करने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, बस वही है जिस डिस्क्लेमर के साथ मैंने शुरू किया था उसी के साथ अंत भी करूँगा कि आपको पहले नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। देन अगेन सेकंड राउंड पे जाना है उन क्वेश्चन पे कि भाई ये अब नॉलेज बेसिस पे और मैं कैसे कर सकता हूँ। और या फिर कई लोग प्लान करते हैं थर्ड राउंड में, लेकिन थर्ड राउंड तक टाइम बचता नहीं है उनके पास कि थर्ड राउंड में हो जाए, तो आप सेकंड राउंड में ही देख लो कि भाई यार ये क्वेश्चंस में क्या टेक्निक लग सकती है जो सर ने बताई थी या नहीं लग सकती है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में भी ना लगे, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन में लग जाए, 2 सही निकल जाए, गलत भी निकल जाए, लेकिन आप रहेंगे तो नेट पॉजिटिव में ना। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको लगाना है नहीं लगाना है, बट गो विद द माइंडसेट कि भाई लगाना है नहीं। वहाँ पे ये नहीं कि लगा देते हैं यार, लगाएं कि ना लगाएं, इस कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है भाई। अगर आपको मैक्सिमाइज़ करने अटैम्प्ट, आपको अगर अटैम्प्ट लेना है तो फिर उसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर बस कर रहा हूँ आपको कि ये टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिस हिसाब का हम लोगों ने नॉलेज गेन किया है विद द कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज़ आप ये मान सकते हो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट टू गेन लॉट ऑफ मार्क्स इन जीके, है ना। तो अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। आप मान के चलिए कि आपका, ठीक है, पिछली बार तो मतलब जब 2022 में हुआ तब तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, 2023 में बहुत लोगों ने 60+ मारा था और मैंने स्कोर कार्ड भी शेयर किए थे। होपफुली इस बार भी आप में से काफ़ी लोग 60+ स्कोर करेंगे, बट ठीक है आपके बाकी सेक्शन भी मिस आउट नहीं होने चाहिए, बिकॉज मैं काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनके 60+ आए थे पिछली बार, बट मैथ्स में उन्होंने ख़राब कर दिया था, इसलिए नहीं। तो कोई भी सेक्शन है पैनिक नहीं करना है। तुम्हारे लिए टफ है भाई, सबकी लगी पड़ी होगी, सोच लेना उस टाइम पे कि भाई मेरे हार्ट बीट बढ़ रही है, ऐसे समझ लो सबकी बढ़ रही है, फिर वो सबकी बढ़ रही है ये सोच लोगे ना, जो कि एक्चुअल में ट्रू है, तो अपने आप तुम्हारी हार्ट बीट कम हो जाएगी। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ तुम्हारा पेपर ख़राब हो गया, सिर्फ तुमको दर्द होगा, लेकिन बोलो सबका ख़राब हो गया, तुमको राहत मिल जाएगी। तो वही सोचना एग्जाम हॉल कि अगर मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है मतलब, क्योंकि यार मैंने पढ़ा है सबका हार्ट बीट अगर मेरे इस क्वेश्चन करने में बढ़ रहा है मतलब सबका ही हाल होगा इस क्वेश्चन में। तो सबके साथ ही हुआ था एक्चुअली में पिछली बार तो मैथ्स में। जो मैनेज कर लेगा एंग्जाइटी लेवल को वो निकल गया, जो नहीं कर पाए अब उनको दिक्कत होगी, है ना। तो वो दिक्कत आपको इस बार नहीं करनी है। ऑलराइट, जब भी अगर लगता है ना, वैसे तो एक अलग से वीडियो डालूंगा वो सारी चीज़ें, लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि डीप ब्रीथ, अब काफ़ी लोग हो सकता है इस वीडियो को ना देखें इसलिए बता रहा हूँ कि डीप ब्रीथ, जैसे ही आपको लगे कि यार एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है, तुरंत आपको इमीडिएटली एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा एंड देन तुरंत फोकस करिए पेपर पे, ठीक है। थैंक यू।